हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे अपनी अपनी ज़िंदगियों में। मैं आपके होस्ट, मेरा नाम है मोहम्मद शाबान और मेरे साथ हैं मैं जी। हूं मोहम्मद यासिर। अच्छा जी, आज की वीडियो का जो टॉपिक होने जा रहा है वो है जी, हाउ इंडिया EU FTA विल कट लग्जरी कार प्राइजेस बाय हाफ। यानी कि लग्जरी कार आपको हाफ प्राइजेस में मिलने जा रही हैं यार। इंडिया में इंडिया में पहले कभी तुमने सुना है कि यार जो 1.5 करोड़ की 2 करोड़ की गाड़ी मिल रही है आपको, चाहे वो फरारी हो चाहे वो कोई भी स्पोर्ट कार हो, वो आपको 70 से 60 लाख की रेंज में मिल सकती है यार। ये क्या अब इन्होंने भाई ये पॉलिसी लॉन्च ट्रेड की है या कोई? भाई ये ट्रेड डील हुई है यूएसए के दरमियान, और उधर उन्होंने उसकी गवर्नमेंट ने जो इंडिया ने वो जो टैक्सेस है ना, वो कम से कम, यानी कि अगर 110% अगर टैक्स वसूल करती थी उधर की गवर्नमेंट, वो अब सिर्फ और सिर्फ 10% करेगी भाई। यानी कि आने वाले वक्त में वही गाड़ी आपको मतलब 40 कि से टैक्सेस 50 का लाख। रेट उन्होंने कम कर दिया, टैक्सेस परसेंटेज कम हाँ, कर और दिए। ये काफी शॉकिंग न्यूज थी मेरे लिए जब मैंने ना, हालांकि वीडियो के टाइटल में ना आ रहा था डिफेंडर सिर्फ 60 लाख की। मैंने कहा पागल है ये डिफेंडर इतने इतने कम प्राइस में कैसे? तो इसकी वजह से मैंने ये आज वीडियो के रिएक्शन लेके आए हैं। तो मेरे ख्याल में हमें आपकी अपनी ऑडियंस को ज्यादा देर नहीं करवानी चाहिए, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक फ्री ट्रेड ये एग्रीमेंट इसकी साइन बात हो कर गया रहा है, था। जिसके बाद फ्रांस की वाइन्स के ऊपर, इटली की पास्ता के ऊपर, स्विट्जरलैंड की वॉचेस के ऊपर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इंपोर्ट ड्यूटी लगने वाली जीरो है और परसेंट इनका जीरो प्राइस परसेंट अच्छा, इन इन एशिया पे सिर्फ 0%, और जो ये गाड़ियां वगैरह उस पे 10%। यार क्या कमाल की बात है यार। इंडिया में आधा हो सकता है आने वाले कुछ टाइम के अंदर अंदर, और सेम इफेक्ट आने वाला है कार्स के ऊपर। My potential buyers will multiply. Biggest change has happened in the CBUs, coming down from 110 to 40. जिसमें काफी लोग बोल रहे हैं कि अभी फिलहाल जो डिफेंडर का स्टार्टिंग प्राइस है 1.26 करोड़ रुपीस ऑन रोड इंडिया का प्राइस कम होके एफटीए के अंदर 57 लाख रुपीस ऑन रोड का कॉस्ट करने वाला है। ओके यार। सवा सवा करोड़ की गाड़ी आपको 57 लाख के अंदर मिल नहीं, सकती पिछला है। हमने एक रिव्यू किया था, उसने कहा था मैंने ये गाड़ी ली 1 करोड़ 10 लाख हाँ की। जी, और उसके ऊपर उसने मॉडिफिकेशन अलहदा करवाई थी, कोई 10 से 20 लाख की हाँ। अलहदा, यानी कि उसको भी 1.30 में कॉस्ट कर की थी वो। तो अगर आप एक नई गाड़ी परचेज करने जा रहे हो, मान लो 50-60 लाख रुपए की, रुक जाओ, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, इस गाड़ी को परचेज कर लेना। बिल्कुल आसानी से हमें 50 लाख के अंदर डिफेंडर मिल जाएगी, कोई दिक्कत होने नहीं वाली। हमारी सरकार और सारे जो पॉलिसी मेकर है एकदम दोस्तों बढ़िया है। आपको लगता है दोस्तों इतना आसान होने वाला है कि चुटकी बजा के डिफेंडर का प्राइस 50 लाख से कम हो जाएगा 60 लाख से? और वहीं पे काफी लोग बोल रहे हैं कि भाई ये जो एफटीए रूल्स है एकदम फेक है, एकदम ऐसे फैब है, इससे कुछ भी गाड़ियों के ऊपर प्राइस कट आने नहीं वाला, और लिटरली हम सबको सिर्फ बनाया जा रहा है। कार मेकर अपनी सेल्स करने के लिए बढ़िया लोगों को बोल रहे हैं कि भाई अभी गाड़ी परचेज कर लो, एफटीए से प्राइस कम तो क्या उल्टा बढ़ भी सकता है। और जितनी डिमांड इस वाली वीडियो के ऊपर आई है मैंने आज तक किसी वीडियो पे नहीं देखी। जितने कमेंट्स, डीएम्स और लिटरली दूसरे यूट्यूबर मेरे को डीएम कर रहे हैं कि भाई इसके ऊपर वीडियो बनाओ। थैंक यू दोस्तों इतना विश्वास करने के लिए मेरे पे, इतना तो मैं खुद भी नहीं करता। हाँ, उससे पहले यू नीड टू सब्सक्राइब एंड बी अ रियल कारवर्सल प्रो। पिछली वीडियो में वी गेन्ड मीगर 100 सब्सक्राइब, डोंट सब्सक्राइब इन दिस वीडियो। और हाँ, इस वाली वीडियो पे अगर आप ये लाइक करोगे ना यूट्यूबर तो क्या लाइक कह रहा है दबाने कि पे डोंट सब्सक्राइब, मुझे सब्सक्राइब ना करो यार। ये पहला यूट्यूबर हमने देखा है जो ऐसा हाँ कह रहा है यार। यार। कैसे गाड़ी वाली इमोजी बनी आएंगी टायर की, कुछ कुछ स्पेशल लोगों को दिखने वाली है, तो बताना भाई किसको दिख रही है वो। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात आज से नहीं, ऑलमोस्ट 35 साल पहले ही चल रही है। जब 1991 में इंडिया लिबरलाइज हुआ था तो दोनों कंट्रीज के बीच में काफी हाई रेट पे ट्रेड होता था। फिर 1994 तक आते आते एक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट साइन होता है, जिसमें दोनों कंट्रीज एक दूसरे के बीच में ट्रेड को और आसान बनाती है और एक दूसरे को यूनाइटेड नेशंस के अंदर फेवर्ड नेशन का दर्जा देती है। फिर 2004 तक आते आते यूरोपियन यूनियन इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर बन जाता है, जिसमें इंडिया के सारे इंपोर्ट्स के अंदर 22.4% यूरोपियन यूनियन से इंपोर्ट हो रहा था। पर वही यूरोपियन यूनियन के सारे इंपोर्ट्स में से सिर्फ 1% से भी कम इंडिया से इंपोर्ट हो रहा था। हमारे इंडिया के लिए कुछ ज्यादा खराब चीज थी कि भाई हम तो उनका सामान भर भर के परचेज कर रहे हैं पर हम उधर कुछ भी बेच नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए फिर 2007 के अंदर दोनों कंट्रीज के बीच में ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एग्रीमेंट की बात होती है, जिसमें गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट और आईपी के ऊपर दोनों कंट्रीज एक दूसरे की मार्केट को खोलने की बात करती है, ताकि दोस्तों सबके बेनिफिट हो। अब इसमें काफी सेंसिटिव बातें आ जाती है कि फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन इंडिया से मांगती है कि हम अपना जो कार्स वाला सेक्टर है और जो अपना वाइन्स वाला सेक्टर है यूरोपियन कंपनीज के लिए खोले और अपनी इंपोर्ट ड्यूटी को कम करे। अच्छा, इस ताकि भाई वो की भी ना हमने पहले भी 1-2 वीडियोस बनाई हैं यार, इनके ना दरमियान दरमियान में, अच्छा हम सीरियस होके देख रहे हैं वीडियो, लेकिन दरमियान में ऐसे मीम क्लिप्स चला आते हैं देते ना
कंपेटिटिवली इंडिया में कार्स को बेच पाए। पर हमारी सरकार बोलती है अभी तो हमारा कार वाला सेक्टर मेजरली बना ही नहीं है, और इतना अगर हम कंपटीशन अलाउ कर देंगे इन बड़े बड़े यूरोपियन कार मेकर से तो भाई हमारी तो दिक्कत हो जाएगी। हमारे जो बेचारे कार मेकर है वो कहाँ पे जाएंगे, और जो हमारी बेचारी सुला वाइन है वो कहाँ पे जाएगी, वो तो अभी अभी फैक्ट्री लगा के बैठी है। वहीं पे हमारी इंडिया की कंपनीज यूरोपियन यूनियन से डेटा एडिक्वेसी का स्टेटस मांगती है, जिसके अंदर ये सारी कंपनीज यूरोपियन डेटा को एक्सेस करके इसके ऊपर टेक्नोलॉजी बना सकती है और फिर यूरोप के अंदर सेल कर सकती है। पर दोस्तों वो कहते हैं कि हमारा जो प्राइवेट डेटा हम यूरोप के बाहर किसी को भी सेल करते नहीं है, तो ऐसा होने नहीं वाला। तो इसलिए दोनों कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड अग्रीमेंट है इसके ऊपर बात ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है कि भाई दोनों अड़े पड़े, कोई किसी की बात मानने को राजी नहीं है। पर फिर 2020 के अंदर इंडिया और यूरोपियन यूनियन एक दूसरे के बीच में टाइज को थोड़ा स्ट्रेंथन करना चाहते थे, थोड़ा मजबूती लाना चाहते थे, और दोबारा फिर दोस्तों फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के ऊपर बात स्टार्ट होती है 2022 के अंदर। अब इसके बाद ऑलमोस्ट 3 साल के अंदर 10 राउंड की डिस्कशन होती है, सारा कुछ क्लियर आउट हो जाता है। बस 3 चीजों के ऊपर दोनों कंट्रीज अड़ी होती है। एक है दोस्तों प्रूफ ऑफ ओरिजिन के ऊपर, जिसमें दोनों कंट्रीज चाहती है कि अगर हम एक दूसरे के सामान के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर रहे हैं तो वो सामान उसी कंट्री में लोकली बनना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी और कंट्री से सामान मंगाया, अपनी बस इंडिया में असेंबल करा मान लो और यूरोप में भेज दिया और कोई इंपोर्ट ड्यूटी भरनी नहीं पड़ी। सेकंड दोस्तों बात होती है मार्केट एक्सेस के ऊपर, जिसमें अभी भी हमारी कंट्री इतना दोस्तों खुली नहीं होती कि भाई वो बोलती है कि सस्ते में आप अपनी कार्स को इंडिया में ला सकते हो, सस्ते में BMW 5 सीरीज को इंडिया में ला सकते हो। अभी भी हमारी सरकार चाहती है कि भाई महिंद्रा अपनी BMW 5 सीरीज राइवल बनाए, उनसे पूछती है कि भाई आप बना पाओगे या फिर नहीं, और सुला वाइन अभी भी इंडिया में एकदम डोमिनेंट वाइन रहे। और तीसरी बात होती है कार्बन मैंडेट्स के ऊपर, जिसमें इंडिया का जो स्टील सेक्टर है वो काफी ज्यादा पोल्यूशन फैलाता है एज कम्पेयर टू यूरोपियन यूनियन के स्टैंडर्ड्स। अब यूरोपियन यूनियन कहती है कि अगर आपको अपने स्टील को यूरोप में सस्ते में बेचना है तो आपको हमारे स्टैंडर्ड्स को मैच करना पड़ेगा, जो कि दोस्तों फिर एंड में डिबेट कर करके हमारी सरकार अग्री कर लेती है, जिसकी वजह से स्टील का प्राइस ऑलमोस्ट 10% से इंक्रीज हो सकता है। पर कोई दिक्कत नहीं है, हमें उनकी इतनी बड़ी मार्केट का एक्सेस मिल रहा है। अब 27 जैन को ये ऑलमोस्ट कंप्लीटली साइन हो गया है, जिसकी वजह से इंडिया से 99.5% जो भी सामान यूरोप के अंदर जाएगा उसमें कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी लगने नहीं वाली, और 97.5% सामान जो भी यूरोपियन यूनियन से इंडिया में आएगा ठीक है। अच्छा, ये पहले चीज होती थी कि इंडिया से कम एक्सपोर्ट हो रही थी और उधर इंपोर्ट ज्यादा हो रही थी चीजें, वो चीज उन्होंने इस ट्रेड के अंदर वो इससे पहले कम की है। अब यानी कि 90% अगर चीजें जा रही हैं तो 90% वहां से आएंगी, इंपोर्ट ड्यूटी भी और मेड इन इंडिया इनकी चीज पे कम लगनी है, उनकी चीज पे ज्यादा लगेगी। स्ट्रेट अवे कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी लगने नहीं वाली, और आने वाले साल में 99% सामान में कुछ भी लगने नहीं वाली। तो बहुत ही दोस्तों बढ़िया मजे आने वाली है। अब पहला जो सेक्टर है जिसके ऊपर काफी बड़ा इफेक्ट आया वो है अल्कोहल वाला, जिसमें फिलहाल 150% की इंपोर्ट ड्यूटी लग रही थी इंडिया में कोई भी वाइन या फिर बियर पे जो कि बाहर से इंपोर्ट हो रही थी। अब स्ट्रेट अवे इसको आधा करके 75% पे कर दिया, और आने वाले 7 सालों के अंदर ये 20% पे आ जाएगी और कम होके। तो बढ़िया दोस्तों हमें सस्ते में बेलीज वगैरह मिलने वाली है। फिर दोस्तों इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट के ऊपर जो कि पहले 44% की इंपोर्ट ड्यूटी थी वो कम होके 0% पे आने वाली है। उससे हमारी बिल्कुल ही खत्म ही कर दिया है कि इसमें कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी भाई। इंडस्ट्रियल आउटपुट काफी इंक्रीज हो सकता है। कॉस्मेटिक्स जिन पे पहले 22% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी अब सिर्फ 0% की लगने वाली है। तो मैक की लिपस्टिक दोस्तों बढ़िया सस्ते में आने वाली है। हाई टेक दोस्तों टेक्नोलॉजीज फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल आर्म्स वगैरह जिसपे पहले 27.5% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी अब स्ट्रेट अवे 0% की होने वाली है। तो बढ़िया दोस्तों इंडिया में कार्बन फाइबर वाले वो जो हाथ पैर नहीं होते वो आपको सस्ते में मिलने वाली है। ये बड़े महंगे होते हैं और ये खासतौर पे इंपोर्ट ही करवाना पड़ते हैं, इधर बाहर की कंट्री से आते हैं ये, कोई नहीं बनाता, और उस लिहाज से फिनिशिंग वगैरह वो कोई नहीं दे सकता इधर ना। पाकिस्तान का तो ऐसे ही है, इंडिया का हर चीज में दोस्तों जोकबाजी नहीं होती, सम थिंग्स आर सीरियस इन दिस लाइफ। पर जो सबसे बड़ा सेक्टर है जिसके ऊपर डिफरेंस आने वाला है वो है दोस्तों कार्स वाला, जिसके अंदर इंपोर्ट ड्यूटी 110% से कम होके 10% के ऊपर आ सकती है कुछ सालों के अंदर ही। पर दोस्तों ऑब्वियसली इसके ऊपर काफी डेप्थ है। अब डिफरेंट टाइप की कार्स के ऊपर डिफरेंट परसेंटेज ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी कट हुई है। लेकिन अगर मेरा इधर ना एक क्वेश्चन है, अगर ये चीज होती है तो फिर जो अगर बाहर से, वैसे तो अब आमतौर पे क्यों नहीं लेते वो गाड़ियां, क्योंकि वो महंगी ज्यादा होती हैं, उन पे इंपोर्ट ड्यूटीज, उन पे टैक्सेस ज्यादा लगते हैं। अगर वही चीज अगर वो सस्ती कर देते हैं 10% तक, जैसे वो कह रहे हैं वो आ जाएगी, तो फिर क्या इसकी इंडिया की कार मार्केट पे वो नहीं पड़ेगा? इंडिया की कार मार्केट अपने लिहाज से बहुत अच्छी चल रही है। जो अगर 20 लाख या 25 लाख, अब जैसे ये भी अपग्रेड कर रहे हैं 50 लाख के अंदर टाटा की कुछ गाड़ियां आने वाली हैं आने वाले दौर में, तो मैं वो चीज कह रहा हूँ कि 50 लाख की रेंज में फिर
वो अपने लोग क्यों यानी कि वो इस तरफ जाएंगे, वो फिर वो इंपोर्ट वाली चीज को ज्यादा प्रेफर करेंगे ना यार, तो ये उसके इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता इंडिया की जो कार इंडिया मार्केट की है। कार मार्केट फिर गिर सकती है इससे। एग्जाम्पल अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल केस में आए, जो गाड़ियां यूरोप से बन के इंडिया में इंपोर्ट हो रही है, तो उनके ऊपर फिलहाल 110% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। अगले 6 साल तक ये इंपोर्ट ड्यूटी 110% की ही लगने वाली है, ताकि हमारे इंडिया के लोकल इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स के इंटरेस्ट को सेव कर पाए हमारी सरकार, और जो उनकी R&D एकदम खराब ना हो जाए। और उसके बाद फिर छठे साल तक ये इंपोर्ट ड्यूटी 110% से कम होगी, स्ट्रेट अवे 30% के ऊपर आ जाएगी। जिसके ऊपर अगर आपको एक क्रक्स दूं तो एक BMW i7 मेरी फेवरेट इलेक्ट्रिक गाड़ी, जो कि फिलहाल 2 करोड़ की आती है, का प्राइस अराउंड 1.2 करोड़ का होने वाला है। एक मर्सिडीज EQS SUV जो कि अराउंड 1.5 करोड़ की पड़ जाती है, का प्राइस आपको अराउंड 90 लाख रुपीस का देने वाला है। तो अराउंड 40% का आपको स्ट्रेट अवे प्राइस कट मिलने वाला ये है गाड़ी भी के अभी ऑन रोड प्राइस। 70% तक अब जाएंगी, और ये 7 से 8 साल तक वो कह रहे हैं कि ये 70% से भी कम होके 10% तक वो रह जाएंगी, मतलब कि ना होने के बराबर ही आपको वो टैक्सेस वगैरह देने पड़ेंगे इसके ऊपर। अब इसके बाद भी आने वाले 4 सालों के अंदर ये जो इंपोर्ट ड्यूटी है हर एक साल कम होते रहेगी, और 10वें साल तक आते आते सिर्फ 10% के ऊपर आ जाएगी, ताकि यूरोप के इलेक्ट्रिक कार मेकर्स को एक प्रॉपर प्लेइंग फील्ड मिले इंडिया में कार्स को बेचने का। अब इससे दोस्तों काफी सारी और कूल इलेक्ट्रिक कार्स इंडिया में लॉन्च हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक जो पोर्शे कैयन EV है, जिसके अंदर आपको 1200 हॉर्स पावर मिलती है, 0 to 100 आप 2.5 सेकंड में कर सकते हैं, और कुछ ज्यादा इसकी अलग सी लुक्स है। पहले इसका एक्सपेक्टेड प्राइस था अराउंड 2.5 करोड़ रुपए का, अब इसका 1.5 करोड़ का प्राइस हो सकता है। दैट इज प्रीटी रीजनेबल। वहीं पे साथ ही में Volkswagen अपनी अगर ID बस को इंडिया में लॉन्च करते, भाई कितनी मस्त गाड़ी लगती है वो। स्कोडा अपनी एलरॉक को इंडिया में लॉन्च कर सकती है, और बाकी BMW, मर्सिडीज, Audi को भी इंसेंटिव मिलेगा और अपनी इलेक्ट्रिक कार्स को इंडिया में बेचने का। अब अगर इतनी सारी हाईटेक इलेक्ट्रिक कार्स इंडिया में लोकली लॉन्च हो रही है, तो एक काफी रिलायबल EV चार्जिंग नेटवर्क चाहिए, जिसके लिए दोस्तों आपको पता ही है, आई ओनली ट्रस्ट वन कंपनी, दैट इज स्टैटिक। स्टैटिक ने अपनी एक नई ऑफरिंग, अपना नया 3.3 किलोवाट आवर का पोर्टेबल EV चार्जर को लॉन्च करा है, जिसके अंदर आपको एक रैंडम 3 पिन वाला प्लग सॉकेट ढूंढना है, वहां पे इसको प्लग करना है, अपनी गाड़ी में प्लग करना है, एंड यू आर गुड टू गो। आपकी गाड़ी चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप एक नए अपार्टमेंट के अंदर मूव इन कर रहे हो, या फिर आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते रहते हो, और आपको एक सिंगल जगह पे स्टक नहीं होना अपनी गाड़ी को चार्ज करने के लिए, जहां पे आपका चार्जर इंस्टॉल्ड है, सो दिस डिवाइस इज फॉर यू, जो कि प्रॉपर RCD टाइप B प्रोटेक्शन के साथ बना है। तो कोई भी करंट लीकेज, वोल्टेज फ्लक्चुएशन, ओवरहीटिंग के अंदर आपकी गाड़ी और आपको कोई भी दोस्तों डैमेज नहीं होने वाला, सब एकदम सुरक्षित रहेंगे। इसकी बॉडी एकदम ड्रॉप रेजिस्टेंट है विद IP65 वेदर प्रूफ प्रोटेक्शन। तो अगर आप मान लो इसे बारिश में बाहर खुला छोड़ देते हो, तब भी इसको कोई डैमेज होने नहीं वाला। साथ ही में इसके ऊपर एक काफी स्मार्ट LED स्क्रीन है, जिसके अंदर आप चार्जिंग टाइम को शेड्यूल कर सकते हो ऑफ पीक आवर्स के लिए, ताकि आपको मैक्सिमम करंट मिले अपनी गाड़ी के अंदर। और साथ ही में चार्जर 6 एम्पियर से लेके 16 एम्पियर के करंट वाले सॉकेट्स के ऊपर कंपैटिबल है। तो ऐसा नहीं आपको एक स्पेसिफिक पावर का ऐसे आउटलेट ढूंढना पड़ेगा जहां से आप अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। कोई भी 3 पिन वाला सॉकेट अगर आपके आसपास है, यू आर गुड टू गो। तो अगर आप एक नए अपार्टमेंट ओनर है, अगर आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, 3 पिन अगर वाला आप जो है ना सॉकेट, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो वैसे जो चार्ज की जाती है उनके लिए एक अलहदा से बनाना पड़ता है। उसके लिए तो स्टेशंस होते हैं, EV स्टेशंस होते हैं, जो कि पाकिस्तान में तो कोई नहीं ऐसा लगा हुआ। अगर इंडिया में लगा हुआ है, तो ये तो आपने फिर बताना है स्विच जहाँ पे मिले इंडिया वहाँ में पे लगा सकते हो। होगा, लाजमी होगा। जिस तरह इधर पेट्रोल स्टेशन है, उधर EV स्टेशन होंगे लाजमी, चार्जिंग स्टेशन। हाँ, कह रहे थे कि टाटा वाले बना रहे हैं कोई अपने स्टेशन EV के लिए। लाजमी हो गए, क्योंकि अगर EV की इतनी गाड़ियां आ रही हैं, मैन्युफैक्चर्ड हो रही हैं, असेंबल्ड हो रही हैं उधर, तो लोग परचेज भी कर रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली होने चाहिए। अच्छा, ये स्पॉन्सर है यार, ये स्पॉन्सर का खत्म होने का मैं फर्स्ट वेट टाइम कर एक रहा हूं। इलेक्ट्रिक गाड़ी को परचेज करा है, सो दिस चार्जर इज फॉर यू। और इसको परचेज करने के लिए आपको स्टैटिक ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंडियाज लार्जेस्ट एग्रीगेटेड EV चार्जिंग नेटवर्क, या फिर आप डायरेक्टली Amazon से भी परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और परचेज करके इस पोर्टेबल EV चार्जर को आप कहीं पे भी अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं विदाउट एनी हैसल। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाके परचेज करो और बढ़िया दोस्तों अपनी गाड़ी को चार्ज करो। अब नॉर्मल IC इंजन वाली कार्स में ये जो कैलकुलेशन है और ज्यादा कॉम्प्लेक्स, जिसमें इंडिया ने एक टैरिफ रेट कोटा सिस्टम को सेट करा है, जिसके अंदर जो भी गाड़ियों की CIF वैल्यू, मतलब कॉस्ट प्लस फ्रेट प्लस इंश्योरेंस वैल्यू 15,000 यूरोस के कम की है, उनके ऊपर कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी रिडक्शन होने नहीं वाली। तो मतलब जो भी गाड़ियां यूरोप के अंदर 17 लाख से कम की है, उसके ऊपर कोई भी चेंजेस आने नहीं वाले। और जो गाड़ियां 17 लाख से ऊपर की है, उन पे मेजरली इंपोर्ट ड्यूटी कट होने वाली है, जो कि दोस्तों सही चीज भी है, क्योंकि यूरोप में 17 लाख से कम की कोई गाड़ी आती नहीं है, और जो आती भी है वो इंडिया में बिकने नहीं वाली। तो बढ़िया ही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और ये इसलिए करा जा रहा है क्योंकि जो भी गाड़ी 17 लाख की होगी, उस पे GST वगैरह लग के वो 27 लाख की इंडिया में कॉस्ट करने वाली है। तो इंडिया का जो मेजर 90% वाला सेगमेंट है, इंडिया में भी काफी ज्यादा है। हमारे माइंड में था कि ये जस्ट पाकिस्तान में ही था,
लेकिन अब अगर कम किया है गवर्नमेंट ने तो उसके लिए तो उनको शाबाशी देनी पड़ेगी भाई कि वो कितना सोचते हैं यार हाँ अपनी यार, audience अपनी के लिए, अवाम के लिए कि अवाम बाहर के की लिए। चीजें आए हमारे मुल्क में चलें। आफ्टर ऑल कंट्री का ही फायदा है ना यार एंड में। टारगेट कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा उनका मानना है दोस्तों। अब इसके अंदर भी इन्होंने कोटा सिस्टम सेट कर दिया है, जिसमें जब इसकी इंप्लीमेंटेशन होगी एफटीए की, तो पहले साल के अंदर ऑलमोस्ट 1 लाख गाड़ियां अलाउड होगी, Okay. जिसमें 34,000 17 लाख से 40 लाख वाली गाड़ियां होगी, जिनके ऊपर जो 110% की इंपोर्ट ड्यूटी है वो कम होकर 35% की हो जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल जो BMW X1 है, जो Audi A3 है, जो Volvo S60 है, उसके ऊपर मेजरली डिफरेंस आने वाला है। पर ये भी दोस्तों अगर आप देखें इतना कुछ बेनिफिशियल होगा नहीं, क्योंकि ये सारी गाड़ियां इंडिया में सीकेडी फॉर्मेट में आती है और लोकली असेंबल होती है, जिनमें 15% की इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है। तो ऑलरेडी ये गाड़ियां इंडिया में कम ही कॉस्ट कर रही है एज कम्पेयर टू इंपोर्ट ड्यूटी कट के बाद। इसके बाद 33,000 गाड़ियां अलाउड होगी 40 से लेकर 60 लाख वाले सेगमेंट के बीच की, जिसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी 110% से कट होकर 30% के ऊपर आ जाएगी। यार। जिसके बाद जो स्कोडा की कोडियाक है, जो ऑक्टाविया VRS है, टिगुआन R-Line वगैरह के ऊपर प्राइस डिफरेंस आ सकता है। अब अगर आपको पर्सपेक्टिव दूं, जो ऑक्टाविया RS इंडिया में 55 लाख रुपीस की ऑन रोड कॉस्ट करती है, एक साल के अंदर इसकी इंप्लीमेंटेशन के बाद इसका प्राइस इंडिया में 34 लाख रुपीस ऑन रोड का 34 कॉस्ट कर सकता है। तक, और जो मतलब गोल्फ कि 19 GTI है, जो कि इंडिया में 60 लाख रुपए की थी, उसका प्राइस इंडिया में 37 लाख रुपीस का कॉस्ट कर सकता है। लिटरली 20-20 लाख रुपए आपके इन फ्रंट बच गए। और इसके ऊपर 33,000 कार्स और अलाउड है 60 लाख से ऊपर वाले सेगमेंट के अंदर, जिसके ऊपर दोबारा 110% से इंपोर्ट ड्यूटी कम होके 30% के ऊपर आ जाएगी, जिसकी वजह से एक लैंड रोवर डिफेंडर का जो बेस ये मॉडल है, जो कि इंडिया में 1.26 करोड़ का कॉस्ट करता है, स्ट्रेट अवे 78 लाख रुपीस का कॉस्ट करने वाला है। एक जी वैगन G63 AMG जो कि 4.1 करोड़ रुपीस ऑन रोड की कॉस्ट करती है, का प्राइस 2.7 करोड़ के आसपास का होने वाला है। और एक लैम्बोर्गिनी रेवेल्टो जो कि फिलहाल दोस्तों 11 करोड़ के आसपास की कॉस्ट करती है, का प्राइस ऑलमोस्ट 7 करोड़ का होने वाला है इंडिया में इस FTA रूल्स के बाद। पर यहाँ पे भी दोस्तों स्टोरी खत्म नहीं होती, जिसमें 30% की इंपोर्ट ड्यूटी अगले 5 साल में हर एक साल कम होती रहेगी, ये और भी तो 5 फायदा साल है तक ना आते हमको। आते सिर्फ 10% के ऊपर रह जाएगी। और जो नंबर ऑफ कार्स का कोटा है वो इंक्रीज होके 1 लाख से 1,60,000 पे आ जाएगा, जिसका मतलब अगर आपको स्ट्रेट अवे कैलकुलेशन बताऊं तो 48% का प्राइस कट आने वाला है गाड़ी के ऑन रोड प्राइस के ऊपर। तो अगर आपको पर्सपेक्टिव दूं, एक डिफेंडर ऑक्टा जो कि फिलहाल 2.8 करोड़ रुपीस ऑन रोड के आसपास की कॉस्ट करती है, का प्राइस आपको 1.55 करोड़ के आसपास का मिलने वाला है। 1.5 करोड़ में आपको इंडिया में डिफेंडर V6 नहीं मिल रही, आपको ऑक्टा मिलने वाली है। साथ ही में जो डिफेंडर नॉर्मल वाली है उसका प्राइस 1.2 करोड़ से कम होकर 65 लाख रुपीस पे आ जाएगा, स्ट्रेट अवे 60 लाख रुपीस गॉन। जो रेंज रोवर स्पोर्ट है और जो रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी है, उनका प्राइस दोस्तों सेम रहने वाला है, क्योंकि वो इंडिया में ऑलरेडी सीकेडी फॉर्मेट के अंदर आ रही है। तो CBU कार्ड्स के ऊपर प्राइस रिडक्शन होगी, सीकेडी कार्ड्स के ऊपर होने नहीं वाली। उसके ऊपर एक डिफरेंट स्टोरी आपको बताऊंगा अभी। साथ ही में लैम्बोर्गिनी रेवेल्टो का प्राइस जो 11 करोड़ से कम होके 7 करोड़ पे आ गया था, अब वो और कम होके 6 करोड़ पे आ जाएगा। एक पोर्शा 911 टर्बो जो कि दोस्तों 4 करोड़ की आती है, मेरी फेवरेट कार्स में से एक है, का प्राइस 2.5 करोड़ का होने वाला है। एक रोल्स रॉयस कलिनन जो कि 13 करोड़ की कॉस्ट करती है, का प्राइस 6.7 करोड़ का होने वाला है। लिटरली 4-5 करोड़ रुपए कम हो गए। और मैं तो ये सोच रहा हूँ जिन्होंने ऑलरेडी इन वाली कार्ड्स को परचेज करा हुआ है उनको कितने बड़े हिट मिलने वाले हैं अगर ये प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट होती है। एक मैक्लारन 750S जो कि ऑलमोस्ट 5 करोड़ की आती है, का प्राइस 3 करोड़ से भी कम का होने वाला है। एक एस्टन मार्टिन DBX सुपर लिजेरा जो कि दोस्तों ऑलमोस्ट 9 करोड़ की कॉस्ट करती है, का प्राइस 5.5 करोड़ के आसपास का होने वाला है। तो बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंजेस अगर आप देखें। पर फिर भी इंडिया में जो मेजोरिटी यूरोपियन कार्स बिकती है वो 40 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच वाले प्राइस पॉइंट के अंदर आती है, जो कि मर्सिडीज E क्लास है, 5 सीरीज है, Audi A6 है, Q7 है, X7 है, GLS वगैरह है। अब 90% ये सारी गाड़ियां इंडिया में CKD फॉर्मेट के अंदर आती है और इंडिया में लोकली असेंबल होती है। तो काफी लोग बोल रहे हैं भाई इसके ऊपर तो कुछ इंपोर्ट ड्यूटी कट हुआ ही नहीं, हमें तो कुछ फायदा होने नहीं वाला। एक जगह Audi वाले बोल रहे हैं कि भाई बढ़िया प्राइस कट आने वाले हैं, हमारी कार्स अफोर्डेबल होने वाली है। मर्सिडीज वाले बोल रहे हैं कुछ भी मीनिंगफुल प्राइस कट आने नहीं वाला, सिर्फ सब कुछ फेक है। इसके ऊपर दोस्तों आपको प्रॉपर क्लैरिटी देता हूँ। जिसमें इंडिया में जो भी CKD फॉर्मेट में कार्स आती है वो 2 डिफरेंट CKD फॉर्मेट में आती है। एक है कंप्लीटली नॉकडाउन यूनिट, जिसमें गाड़ी का इंजन भी गाड़ी की बॉडी से अलग होता है और उस पे इंडिया में 16.5% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है और उसके ऊपर सारे GST और सारे टैक्सेस लगते हैं। दूसरा आता है SKD वाला वर्जन, सेमी नॉकडाउन यूनिट, जिसमें गाड़ी का इंजन गाड़ी के साथ अटैच्ड होता है और इसके ऊपर इंडिया में 35% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है और उसके ऊपर सारे बाद में टैक्सेस लगते हैं। अब जो SKD वाली इंपोर्ट ड्यूटी है वो एक्सपेक्टेड है सेम रहेगी, पर CKD वाली इंपोर्ट ड्यूटी 16.5%
10% से कम होके 8.5% के ऊपर आ जाएगी, जिसके बाद मेजरली जो भी ये सारी गाड़ियां इनके ऊपर 7.2% का प्राइस कट आने वाला है इनके ऑन रोड प्राइस से अगर आप कंपेयर करें तो। फॉर एग्जांपल एक BMW 5 सीरीज जो कि ऑलमोस्ट 80 लाख रुपए की ऑन रोड कॉस्ट करती है, अराउंड आपको 73-74 लाख रुपीस की कॉस्ट करने वाली है। एक BMW X7 जो कि ऑलमोस्ट 1.4 करोड़ की कॉस्ट करती है, अराउंड आपको अब 1.3 करोड़ की कॉस्ट करने वाली है इसके बाद एलिजिटली। एक Mercedes GLS जो कि 1.5 करोड़ की आती है, 1.39 करोड़ के आसपास की आने वाली है। पर इसके अंदर भी दोस्तों एक कैच है, जिसमें अगर आप देखें जो सारे रूल्स है इंप्लीमेंट हो गए अराउंड 1-1.5 साल के बाद। काफी लोग बोल रहे जो कंपनियां बना रही हैं बाहर से पार्ट्स असम्बल करके इधर बनाती हैं, उनको भी फिर रिलीफ दी जा रही है, उनकी 16% से 8% किया जा रहा है कि तो उनको भी तो रिलीफ देना पड़ेगा ना यार। गाड़ी की कीमत वो भी कम कर पाएंगे ताकि उनकी गाड़ी भी चल सके। वो दोनों तरह से देखना पड़ना है ना यार उनको। 2028 तक इंप्लीमेंट होंगे। अब 2028 तक आते आते ऑलरेडी इन कार्ड्स के प्राइस 5-6% से तो इंक्रीज हो ही जाएगी मिनिमम, क्योंकि इतनी हमारी करेंसी गिरते जा रही है। तो टेक्निकली काफी सारे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि जो बीच का जो रेशो बचेगा इन सारे कार मेकर के पास, ये डायरेक्टली कस्टमर को पास ऑन नहीं करेंगे बल्कि अपने मार्जिन को इंक्रीज कर लेंगे, जो कि इतने सालों से दबे पड़ी है और बेचारे सारे लॉस में अपनी कार्स को बेच रहे हैं। अब इसके अंदर हमारी सरकार एक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला एलोकेशन सिस्टम को सेटअप करने वाली है, जिसमें जो भी कार मेकर्स पहले अपनी बिड लगा देंगे कि भाई हमें इतनी कार्स इस साल में इंपोर्ट करनी है इस वाली रिड्यूस्ड इंपोर्ट ड्यूटी के अंदर, उनको पहले बेनिफिट्स मिलेंगे एज कम्पेयर टू बाकी सारे कार मेकर। और अगर कोटा खत्म हो जाता है मान लो 1 लाख गाड़ियों का, तो उसके बाद दोस्तों थोड़ी हायर ड्यूटी पे सारी कार्स इंपोर्ट होगी। पर काफी मुश्किल है ये वाला कोटा खत्म करना, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया में जो लग्जरी कार्स है मुश्किल से साल की अराउंड 40,000 बिकती है, 50,000 बिकती है। मान लो अगर सेल्स डबल भी होती है तब भी कोई बड़ा इंपैक्ट आने नहीं वाला, इतना बड़ा कोटा है, जिसकी वजह से दोस्तों जो हमारे बड़े बड़े सपने महंगी कार्स के वो बढ़िया दोस्तों खुल सकती है। और हाँ ये ऑलमोस्ट हमारी वीडियो एंड हो चुकी है। अच्छा मैं यही चीज आगे सोच रहा था कि यार इस चीज को इंपोर्टर्स को भी तो वो नुकसान होगा ना, कि अगर बिल फर्ज सिर्फ 30,000 गाड़ियां वो इंपोर्ट करवा सकते हैं, तो 30,000 में अब इतना बड़ा वो कंट्री है, इतने स्टेट्स हैं, इतने लोग हैं, वो 30,000 गाड़ियां उधर क्या करेंगी। लेकिन भाई ने वो चीज़ अब क्लियर की है कि भाई 30,000 नहीं, मैक्सिमम जो वैसे भी अगर रेशो देखी जाए ना तो 50,000 गाड़ियों की वो रेशो है, वो इतनी ही रहेगी। यानी कि अगर 1 लाख का उन्होंने बजट दिया तो इजीली सारे जो इन्वेस्टर्स हैं ना वो इजीली वो अपनी अपनी परचेजिंग कर सकते हैं। और इसमें यार एक और बात मैंने सोची है कि जिनके पास अभी ये लग्जरी गाड़ियां हैं उनको भी तो नुकसान होने वाला है ना। उनको नुकसान होगा भाई। अगर वो चीज ये कह रहे हैं ना कि ये फेक है, तो भाई ये फेक नहीं है, ये ऑफिशियल न्यूज है। अच्छा, और ये जो भाई हैं कार वर्सल वाले, ये ऑफिशियल न्यूज पे ही वीडियो बनाते हैं, ये इन्होंने ऐसे वीडियो नहीं बनाते कि फेक न्यूज उठाई और उस पे अपना कंटेंट बना दिया। उनकी गाड़ी 1,20 करोड़ की है तो मतलब 1,20,00,000 की भाई है तो मतलब जितनी भी लॉस हो, लेकिन होगा सही लाजमी। अब वो आज हो वो कल हो, जब ये प्रॉपर इंप्लीमेंट होगी चीज ना, तो फिर उन्होंने कहना कि भाई ये हमारे साथ तो ज्यादती की है। मैं उनको कहूंगा कि जल्दी जल्दी अपनी गाड़ियां बेच दे। लेकिन अभी लेगा कौन, अभी लेगा कौन है? अभी जब सस्ती हो रही है शोरूम वाले तो नहीं, वो उन तक भी ये न्यूज पहुंच चुकी है भाई। अब मेरी बात सुनो, एक शोरूम वाला महंगी गाड़ी परचेज करके सस्ती क्यों देगा यार? डेफिनेट अपने जेन से तो सोचो जरा। तो अभी कोई परचेजिंग वगैरह नहीं हो रही, बाकी जिनके पास हैं उनके पास रहेंगी। अब उन्होंने अगर बेचनी हो तो वो लॉस में बेच लेंगे, लॉस इन काइंड ऑफ, क्योंकि अब एक्चुअल प्राइस कम हो गया तो वो फिर लॉस में ही जाएगी और ना। जो सपने लेकिन बढ़ भी सकती है, वो भाई कह रहे हैं बढ़ भी सकती है। और ये बात भी है, जो सपने देख रहे हैं लग्जरी गाड़ियों की उनके पूरे होने वाले हैं भाई। उनके लिए तो बड़ी खुशखबरी की बात है कि इतनी टैक्सेस ड्यूटीज इनकी कम हो गई हैं और आने वाले मजीद सालों में और इससे कम हो जाएंगी। तो ये आपके लिए तो खुशखबरी की बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो हमें तो ये बड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी है वीडियो। पहली वीडियो थी मेरे ख्याल कार वर्सल की, हमने पहले एक चैनल पे की थी क्रेजी ब्रो पे, उस पर तो काफी अच्छा आपने रिस्पॉन्स दिया था। मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप इधर भी वैसे हमें रिस्पॉन्स दिखाएं, इधर भी वैसे हमें प्यार दिखाएं। बाकी यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ, मेरे बच्चों के साथ शेयर करें, इकट्ठे मिल बैठ के देखें और इसी तरह हमें सपोर्ट और लाइक करते रहें। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, एक छोटी सी ब्रेक के बाद एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर जी।